हमारा जो भी इतिहास मिलता है वो हमने नहीं लिखा, दूसरों ने लिखा। और वो जो लिखना चाहते थे वो उन्होंने अपने आत्मगौरव के लिए लिखा और उसे हक में भुनाने के लिए लिखा। इसीलिए क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाले इतिहास में हमें अपना कुछ नहीं मिलता। मेघ जाति सदियों तक शिक्षा से वंचित रही, अपना अतीत पूछती रही, दूसरों ने जितना बताया उतना मानती रही। शिक्षित होने के साथ मेघों को नई जानकारियां मिलने लगी हैं, वैज्ञानिक सोच आने लगी है। मेघों को यदि मानव जाति विज्ञान एथनोलॉजी के अनुसार देखना हो और मूल निवासी के कसौटी पर कसना हो तो ऐसे उल्लेख मिल जाते हैं जो प्रमाणित करते हैं कि मेघों ने आर्यों से पहले आकर सिंधु दरिया के आसपास अपनी बस्तियां बसाईं। मेघों को कोलारियन ग्रुप का कहा गया है जो सेंट्रल एशिया से इस क्षेत्र में आकर बसा था। जो समूह सबसे पहले आकर बसा उसे ईरान में तुरान नामक स्थान के लोग कहा गया है। वो तुरानियन ग्रुप मंगलॉयड था। ये ग्रुप ईरान की ओर से होकर नहीं आया। तुरानियन को संस्कृत में किरात कहा गया। दूसरा कोलारियन मंगलॉयड ग्रुप असम की ओर से भारत में आया और उसका संपर्क द्रविडियन रेस से हुआ। उस ग्रुप को संस्कृत में निषाद कहा गया। जो उत्तर पश्चिम में कोलारियन ग्रुप बसा वो आर्यों और मुगलों के संपर्क में आया। इस कोलारियन ग्रुप के लोगों का रंग आमतौर पर गेहुआ होता है, लेकिन इनमें बहुत गोरे और काफी सांवले रंग के लोग भी पाए जाते हैं। यह रक्त मिश्रण की कहानी है जो पूरे विश्व में एक फिनोमिना है। लेकिन कोलारियन ग्रुप एक ऐसा सांस्कृतिक ग्रुप है जिसकी अपनी एक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। मेघों का आर्य समाज में आना जाना हुआ तो उन्होंने वेदों का गुणगान सुना और माना। धर्म में वेदों पुराणों की इतनी महिमा गाई गई है कि हम आदतन अपना पिछोकड़ इतिहास वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात को समझने की जरूरत है कि आर्य ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा वो अपने आत्मगौरव के लिए लिखा, उसमें दूसरों की जगह कम है। ये बात भी समझ लेनी जरूरी है कि यदि वेदों पुराणों में इतिहास ढूंढने की बात करनी हो तो पहले ये निर्धारित करना जरूरी है कि वेद लिखे कब गए थे। अब भाषा विज्ञानी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा नहीं है। दूसरे ये भी जानना पड़ेगा कि वेदों में नायक कौन है और खल नायक कौन है। वेदों में इंद्र आर्यों का हीरो है। उसके विरोध में जो लोग खड़े हैं वे असुर और राक्षस हैं, जिन्हें आजकल मूल निवासी कहा जाता है। मूल निवासियों को वैदिक और पौराणिक कथाओं में निहायत गंदे तरीके से दिखाया गया है। वे मूल निवासी लोग यूरेशिया की ओर से आए आक्रमणकारी आर्यों से अपने दरियाओं के पानी, जंगलों और जमीन की हिफाजत कर रहे थे। वे नए दुश्मन का सामना कर रहे थे जो बहुत बर्बर था। कहते हैं कि लगभग 500-600 वर्ष तक चले युद्धों के बाद वे आर्य यहाँ के दरियाओं और उसके आसपास की जमीन पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए और हारे हुए लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया, जैसा कि उन दिनों रिवाज था। उस जीत का बखान और अपना गौरव गान आर्यों ने वेदों और उसके बाद लिखे अपने ग्रंथों में दर्ज किया। हारे हुए लोगों में मेघवंशी भी थे। वेदों में बताई गई उन कथाओं की पड़ताल करके हमारे अपने समाज के श्री आर.एल. गोत्रा ने एक लंबा आर्टिकल मेघ्स ऑफ इंडिया शीर्षक से लिखा, जिसकी तारीफ ताराराम जी भी करते हैं, जिन्होंने मेघवंश इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक लिखी है। मेघ्स ऑफ इंडिया में किया गया अध्ययन बताता है कि आर्यों के आने से पहले सप्त सिंधु क्षेत्र के लोग एक वृत्र नाम के पुरोहित नरेश के अनुगामी थे या उसके प्रभाव क्षेत्र में बसे थे। काबुल से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक उसका प्रभाव था। ऋग्वेद में उसे प्रथम मेघ अहिमेघ भी कहा गया है। बहुत से मेघवंशी वृत्र को अपना वंश कर्ता मानते हैं। एक जाट नेता मनोज दुहन ने भी कहीं लिखा था कि वृत्र उनका वंश करता है, क्योंकि वृत्र को अहि यानी नागमेघ भी कहा गया है। इससे पता चलता है कि मेघवंशियों और नागवंशियों का कभी निकट संबंध रहा होगा। मेघ ऋषि को लेकर एक समस्या सोशल मीडिया पर उभरी है। लोगों में मेघवंश और मेघवंशी जातियों को लेकर शंकाएं हैं। हो सकता है यह समस्या नहीं होती अगर हिंदू व्यवस्था के तहत जातियां ना होती, लेकिन हिंदू व्यवस्था वास्तव में ब्राह्मणिकल व्यवस्था के लागू होने के कारण वंश या रेस का कई जातियों में बंटवारा हुआ। आज मेघवंश के तहत आने वाली मेघवाल, मेघवार, मेघ आदि जातियां निश्चित रूप से जाति के रूप में अलग अलग हैं। नागवंशी जातियों की भी काफी बड़ी संख्या है।
दूसरी समस्या मेघ ऋषि की पूजा और उसके नाम पर हाल ही में स्थापित मंदिर हैं। जो लोग सनातनी परंपरा से प्रभावित हैं, वे मेघ ऋषि को पूज्य देव के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अन्य विचारधारा के लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस समस्या का समाधान नहीं सुझाया जा सकता। भारतीय संविधान से मशविरा करना पड़ेगा। इतिहास में अंधकार युग, डार्क पीरियड या डार्क एजेस के बारे में पढ़े तो पता चलता है कि आधुनिक इतिहासकार केपी जायसवाल, नवल विजोगी, एसएन रॉय शास्त्री ने ऐसे राजाओं के सिक्कों और शिलालेखों का अध्ययन किया है जिनके नाम के साथ मेघ शब्द सरनेम की तरह लगाया जाता था। मेघ सरनेम वाले जो राजा थे उनमें पहले और बाद के राजाओं का इतिहास मिला, लेकिन मेघ सरनेम वाले राजाओं का इतिहास नहीं मिला। उनके शासनकाल को अंधकार काल कहा गया। जाहिर है कि परंपरावादी इतिहासकार उन राजाओं के बारे में लिखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आधुनिक और ईमानदार इतिहासकार इस पर और अधिक रोशनी डाल रहे हैं। अपने पिछोकड़ के बारे में जानना हो तो लोकगीत उसमें मदद करते हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार मेघ समुदाय के अपने लोकगीत नहीं है। इसका जिक्र डॉक्टर ध्यान सिंह ने अपने थीसिस में किया है। एक बार श्री आर.एल. गोत्रा जी ने बताया था कि हमारे एक लोक गायक रांझा राम हुए हैं जो कथावाचक थे और कई कथाओं के साथ साथ मेघों की कथा भी सुनाते थे। इसकी पुष्टि कर्नल तिलकराज जी ने भी की। रांझा राम जी मेघों की कथा को सिकंदर से जोड़ते थे। कैसे जोड़ते थे, वो कथा क्या थी, उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। फिलहाल इस बात का इतना महत्व तो है कि मेघों की कथा में सिकंदर है। सैनी और जाट सहित कई समुदाय पोरस को अपना आदमी बताते हैं और तथ्य यह भी है कि सिकंदर के रास्ते में मेघों की घनी बस्तियां थीं। उस युद्ध में मेघों की कोई भूमिका ना रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाकी आपकी कल्पना पर छोड़ रहा हूं, अच्छी कल्पना कीजिएगा। प्रसंगवश हमारे कमाल के लोक गायक रांझा राम जो थे, वो श्री सुदेश कुमार आईएएस के पिता श्री तिलक राज पंजगोत्रा के फूफा थे। मेघों के अतीत का एक और महत्वपूर्ण पन्ना है उनका आर्य समाज द्वारा शुद्धिकरण। पढ़े लिखे लोग हंसकर पूछते हैं कि क्या हमें कीड़े पड़े हुए थे जो हमारा शुद्धिकरण किया गया है। पिछले दिनों श्री तारा राम जी ने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब लाहौर द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक के एक सफे की फोटोकॉपी मुझे भेजी, जिस पर ऐसा कुछ लिखा था जो चौंकाने वाला था। लिखने वाला सही था या नहीं पता नहीं। उसमें लिखा है, 1901 में पहली बार आर्य भक्त भाइयों ने समाज में आना प्रारंभ किया। उस समय इन मेघों का हिंदुओं के साथ मिल बैठकर एक स्थान पर संध्या हवन आदि में सम्मिलित होना आश्चर्यजनक था। मेघों के शुद्धिकरण की बात वहां की गई है। इससे एक सवाल तो खड़ा होता है कि क्या शुद्धिकरण से पहले मेघों का धर्म कुछ और था कि उनका हिंदुओं के साथ बैठना आश्चर्यजनक हो गया। इस विषय को एक सवालिया निशान के साथ यही छोड़ रहा हूं। आर्य समाज ने मेघों की शिक्षा के लिए जो शुरुआती प्रबंध किया उससे मेघों को बहुत फायदा हुआ, इसमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ कर लेनी चाहिए कि नैतिकता, मोरालिटी और सभ्य व्यवहार से क्या कोई समुदाय खाली हो सकता है, चाहे उसकी पहचान किसी भी धर्म से ना भी हो। नैतिकता सिखाने का हक सिर्फ धर्म को ही है। मेरा विचार है कि जब हमारे पुरखों को किसी धार्मिक स्थान में जाने नहीं दिया जाता था तो उन्हें नैतिकता का पाठ कौन पढ़ाता था। हमारे समाज में उन दिनों माताएं किस धर्म के आधार पर अपने बच्चों को सिखाती थीं कि झूठ मत बोलो, पशु पक्षियों पर दया करो, दिल में करुणा रखो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, वगैरह वगैरह। वो कौन सी सभ्यता, सिविलिटी थी जो हमारे पुरखों के खून में रची बसी थी। यहाँ धर्म और सभ्यता को इसलिए अलग अलग करके देख रहा हूँ क्योंकि सभ्य व्यवहार धर्म के माध्यम से ही आए ये जरूरी नहीं। हमारी पृष्ठभूमि में कोई तो सभ्यता जरूर रही होगी जिसने सदियों से हमें सभ्य व्यवहार सिखाया है। थोड़ा याद कीजिए कि हमारे समाज में महिलाओं को सती कर डालने की परंपरा थी नहीं। क्या हमारे यहाँ विधवा विवाह की कोई समस्या थी? नहीं। क्या हमारे यहाँ दहेज हत्याओं की कोई समस्या थी? नहीं। मैंने कई साल पहले पढ़ा था कि मेघ अदालतों में नहीं जाते। वजह थी कि हमारी एक अपनी पंचायत जैसी न्याय प्रणाली थी। कभी सुना नहीं कि उस व्यवस्था के अधीन किसी को क्रूर सजा सुनाई गई हो। अगर हुक्का पानी बंद करने की बात छोड़ दें तो मेघ अपनी न्याय प्रणाली से संतुष्ट थे। इन सभी खासियतों को आप मेघ सभ्यता कह सकते हैं। ऐसी मेघ सभ्यता जिसमें इंसानियत सबसे सुंदर रंगों में खड़ी दिखाई देती है। अब कुछ बेसिक से सवालों पर अपनी राय दे रहा हूँ।
क्या मेघ ऋषि से ही हमारा वंश चला? बच्चा भी कहेगा कि मेघ ऋषि का भी कोई बाप जरूर रहा होगा। हाँ भी जरूर रहा होगा। बच्चे की बात में सच्चाई है और उसे मान लेने में भलाई है। वैसे भी मेघ ऋषि हारे हुए पुरोहित नरेश की कहानी है। आप चाहें तो मेघ ऋषि के प्रति आंखें मूंद कर चलते रह सकते हैं। बड़ा मशहूर डायलॉग है कि मेघों में एकता नहीं हो सकती। ये सच्चाई है कि सियासी पार्टियां और धर्म या डेरे बनाने वाले लोग यह काम लोगों में एका लाने के लिए नहीं करते। उन्हें वोट, पैसा और आपकी सेवा चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि पार्टियां और धर्म डेरे आपको आपस में बांट लें। आप जिसके यहाँ जाते हैं उसका ठप्पा या स्टिकर जाने अनजाने में आप पर लग जाता है। जब ठप्पे और स्टिकर अलग अलग हो गए तो पहचान अपने आप अलग हो गई और एकता की भैंस भी पानी में चली गई। मेघों के अपने कई छोटे छोटे सामाजिक संगठन बने हुए हैं। सभी चौधरी हैं, वे इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को एक ही बार में मान लें कि बिरादरी के तौर पर मेघों में एकता नहीं हो सकती। तो क्या कोई दूसरा रास्ता है? हाँ है। इसे अपनाया जाना चाहिए। मेघों में कार्य कर रही सियासी पार्टियों और सामाजिक संगठनों को आपसी कंपटीशन और गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। इससे निश्चय ही बेहतर रिजल्ट निकलेगा और वो मेघ भगत समाज के लिए लाभकारी होगा। शुभकामनाएं। जय मेघ, जय भारत।